हाय गाइस, दिस इज सुमेर। हम इंग्लिश ग्रामर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस में हमने प्रेजेंट, पास्ट दो टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा नंबर 3 पर है, वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम आज पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखो, क्योंकि हमने प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, नंबर 3 पर है वो हमारा फ्यूचर टेंस। क्योंकि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 3 पे आज हम पढ़ेंगे वो हमारा फ्यूचर टेंस। तो देखो, भविष्य काल किससे कहते हैं? आगे आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। जो समय आगे आएगा, जो समय पीछे बीत चुका है वो पास्ट होता है। जो समय फिलहाल प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टाइम है। मैं कल पढ़ा रहा था, ये पास्ट टाइम था। मैं कल पढ़ाऊंगा, ये भविष्य काल है, ये भविष्य टाइम है। इस प्रकार से आगे आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। ओके, इंग्लिश में बोले तो फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब देखो, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर के क्या मैंने कहा था, प्रत्येक टेंस के प्रत्येक 3 टेंसों के 4 भाग होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम फ्यूचर, जो फ्यूचर टेंस है उसकी फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट क्लास है आज, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण भविष्य काल। साधारण भविष्य काल हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर सिंपल टेंस। देखो, सबसे पहले टेंस पढ़ने से पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि सर हम टेंस को पहचाने कैसे। सबसे पहले जानने वाली जो बात है वो है टेंस की पहचान। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फ्यूचर सिंपल टेंस की जो पहचान है वो क्या है, वो यहाँ देखो। इसकी पहचान देखना है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, जो हिंदी का वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, उसके लास्ट में या अंत में आपको ये दिखाई देगा गा, गे, गी। अगर ये 3 शब्द कहीं कोई सा भी, अगर 3 में से एक दिखाई देगा, तीनों साथ तो नहीं देंगे, 3 में से एक शब्द अगर आपको दिखाई देता है, तीनों में से एक शब्द अगर आपको दिखाई देगा, तो वहां पर देखो आदि शब्द आने पर वहां पर आपका फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। इस प्रकार से तो ध्यान रखना, फ्यूचर सिंपल टेंस कहाँ होगा? जहां हिंदी वाक्य के लास्ट में गा, गे, गे ये तीनों शब्दों में से एक शब्द होगा, तब आपका फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। इस प्रकार से टेंस की ये पहचान थी। अब नंबर सेकंड पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो देखो, इस टेंस की 2 सहायक क्रियाएं हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसे शॉर्टकट में एच वी भी कहते हैं। तो इसकी 2 सहायक क्रियाएं देखो, एक तो है विल, एक है सेल। 2 सहायक क्रियाएं हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब है। सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, शॉर्टकट में एच वी भी कहते हैं। तो विल और सेल ये 2 सहायक क्रियाएं हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब है। तो दोनों का प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज कर दे, नहीं, दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा। देखो, ये ओब्लिक लग रहा है, मतलब कि या तो विल आएगा या सेल आएगा। तो देखो, सेल का प्रयोग कहाँ होगा? सेल को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल को समझ गए ना, तो विल अपने आप समझ जाओ। तो देखो, सेल का प्रयोग केवल आई, जो आई शब्द होता है, और वी, हम के लिए किया जाता है। आई और वी दो के लिए ही इस सेल का प्रयोग किया जाता है, और अन्य सभी के साथ में ये विल का प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? सेल में सेल का प्रयोग आई और वी के लिए किया जाएगा, इन दो के लिए ही सेल का प्रयोग किया जाएगा, और अन्य जो सभी होगी, जो सब्जेक्ट है, उनके लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। ओनली आई वी के लिए सेल का, इतना सा ध्यान रखना है कि आई और वी के लिए सेल का प्रयोग, और अन्य सभी के लिए विल का प्रयोग। नंबर 3 पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। हिंदी में कहते हैं इसे मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को किसी काम को करना या आपकी क्रिया कहलाती है। देखो, इसके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, और कुछ भी एस या आई एन जी कुछ भी नहीं लगाएंगे, ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले पहचान, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब विल, सेल, सेल का प्रयोग आई और वी के लिए, पहचान गागेगी। और आज हम फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। इस प्रकार से इतना हमने देख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या लगे, तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके, अब हम देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के 4 सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर ये आपको अच्छा लगे, इससे आपको कुछ सीखने को मिले, तो इसे लाइक जरूर किया करो। आप लाइक करने में कद्दू से करते हो। अरे, एक लाइक में क्या होता है, एक बटन में तो क्लिक करना पड़ता है आपको।
हम कितने मोटिवेट हो जाते हैं आपके लाइक करने से। तो देखो हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, हम इसका फर्स्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, अब सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्या होता है। सेंटेंस की सबसे ज्यादा मेन बात क्या है, वो है उसका फॉर्मूला, उसका सूत्र। जब तक उसका सूत्र हमें याद नहीं होगा तब तक हम सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो फॉर्मूला देखते हैं, इस टेंस का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब 2 है, विल और शैल। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। ये इतना सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब 2 है, विल शैल, विल शैल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सा ही तो इसका फॉर्मूला है। जब आप ये सूत्र याद करोगे ना तो किसी भी सेंटेंस का, जो हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हो। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कैसा भी सेंटेंस कराओ। इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो इस फॉर्मूले का आप समझो कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब 2 है, विल शैल, शैल का प्रयोग आई और वी के लिए, विल का प्रयोग और सभी के लिए, मेन की फर्स्ट फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट। इतना सा है। जैसे एग्जांपल देखते, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखो, उदाहरण, सुमेलिता सुमेलिता अंग्रेजी में भाषण बोलेगी। ये सुमेलिता अंग्रेजी में भाषण बोलेगी। ये सेंटेंस देखो, सबसे पहले इस सेंटेंस को देखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सेंटेंस को देखने के बाद इसे समझना है कि सुमेलिता अंग्रेजी में भाषण बोलेगी। देखो लास्ट में गी आ रहा है, गी शब्द आ रहा है ना। मैंने कहा था गा गी गी तीनों में से एक शब्द आएगा तो वहां का कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। इसमें गी शब्द आ रहा है तो ये कौन सा है, फ्यूचर सिंपल टेंस। इतना पता चल गया। ये बात तो आपने नोट कर दिया यहाँ पर कि लास्ट में गी शब्द दिखाई दिया, इसलिए ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है। इसमें सेकंड बात जो इंपॉर्टेंट है वो है ये कैसा टेंस है। टेंस सेंटेंस 4 होते हैं, उनमें से कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे पता चला अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि सर अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा ये थी कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है, मतलब कि हिंदी में बोले तो नई शब्द नहीं आता है, तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ये शब्द नहीं दिखाई देता है तो वह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो इस वाक्य में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसकी हम इंग्लिश में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले सूत्र को देखेंगे। इससे पहले एक बात और हमें डिनोट करनी है, दर्शानी है कि सुमेलिता इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अंग्रेजी इसमें ऑब्जेक्ट है, भाषण भी इसमें ऑब्जेक्ट है और बोलना इसमें वर्ब है। ये बात ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी में और भाषण में। ओके, दोनों ऑब्जेक्टों में से सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, बाद में इस ऑब्जेक्ट को। जिस ऑब्जेक्ट के साथ में मैं शब्द लगा होता है ना, वो लास्ट में प्रयोग की जाएगी। ये ध्यान रखना हमेशा के लिए कि जिसके साथ, जिस ऑब्जेक्ट के साथ मैं शब्द लगेगा वो लास्ट में प्रयोग की जाएगी। जैसे इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो तो सुमेलिता, ये लिख दिया मैंने सुमेलिता। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखो। देखो अब सुमेलिता, यहां पर न तो आई दिखाई दे रहा है और न वी। मैंने कहा था आई और वी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग, ये मैंने कहा था।
कि आई और वी के लिए सेल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ सुमेलिता नाम आ रहा है, एक गर्ल्स का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे, तो सुमेलिता विल। इसके बाद में इनकी फर्स्ट फॉर्म बोलना, स्पीक। सुमेलिता विल स्पीक ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गई, तो मैंने कहा था सबसे पहले हमें ये ऑब्जेक्ट लेनी है, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट लेनी। तो सुमेलिता स्पीक, स्पीच, स्पीच अब ये लेनी है इन द इंग्लिश। अरे सुमेलिता है वो भाषण बोल रही है किसमें, अंग्रेजी में, इसलिए इन द इंग्लिश। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बढ़ जाएगा। सुमेलिता अंग्रेजी में भाषण बोलेगी, तो सुमेलिता विल स्पीक स्पीच इन द इंग्लिश। जैसे एक और सेंटेंस बनाते हैं, हमने विल का तो देख लिया, सेल का ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ये देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, लास्ट में गा शब्द आ रहा, तो ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस हुआ, ये ध्यान रखना है, इस चीज से हम पहचान रहे हैं। तो देखो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं मे आई, ये सब्जेक्ट है हमारे, ओके। अब देखो आई सब्जेक्ट आ गया, मैंने कहा था आई और वी के लिए हम सेल का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, आई और वी के लिए, तो आई के साथ क्या आएगा, सेल आएगा, तो आई सेल हेल्पिंग रब हमने सेल लगा दिया। तो मेन की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, टीच, इसके बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश। इस प्रकार से ये हमारा बन गया। देखो कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, कि सब्जेक्ट लिख दिया आई, इसके बाद में हेल्पिंग रब आई के साथ सेल, इसके बाद में मेन की फर्स्ट फॉर्म टीच, इसके बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो आई सेल टीच इंग्लिश, ओके। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। कि देखो इसमें किसी प्रकार का नोट नहीं हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब मेन विथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से ये अफर्मेटिव हो गया। अब देखो नंबर 2 पे आता है, वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं नंबर 2 पे, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, देखो ये इतना सा चेंज किया है मैंने, ज्यादा बदलाव मैंने इसमें नहीं किया, यहाँ पर मैंने सकारात्मक की जगह नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक कहते हैं जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को पकड़ो, जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होता है, मतलब कि नोट का प्रयोग होगा इसमें नेगेटिव में। नोट मैंने कहा था हमेशा 3 नंबर पे आता है, तो ये फॉर्मूला था कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का था, अफर्मेटिव का था ना, अभी तो हमने देखा। इसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो 3 नंबर पे हम नोट लगा देंगे। देखो ये विल सेल ऐसे कैसे आएगी, मैं ये मिटा नहीं रहा कि विल सेल आएगी नहीं, आएगी कंफर्म, लेकिन मैं इनको, ये देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि विल सेल तो पक्की है, और मैंने 3 नंबर पे नोट लगा दिया। विल सेल कंफर्म आएगी, आप सोचो कि यहाँ विल सेल मिटा दिया तो नहीं आएगी, क्योंकि विल सेल हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए मैंने आपकी बार लिखा नहीं। अब देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट 3 नंबर पे मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का। अब देखो इस वाक्य को मैं नेगेटिव बनाता हूँ कि सुमेलिता अंग्रेजी में भाषण बोलेगी, ये सुमेलिता है वो अंग्रेजी में भाषण बोलेगी, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसे नेगेटिव बनाऊं तो मुझे बनाना पड़ेगा कि सुमेलिता अंग्रेजी में भाषण नहीं बोलेगी, यहां नहीं शब्द लगाना पड़ेगा कि नहीं बोलेगी, ऐसा। ये लो देखो, सिर्फ मैंने एक नई शब्द चेंज किया है, और ऐसा वैसा है ना, सुमेलिता अंग्रेजी में भाषा नहीं बोलेगी, सेम का सेम वैसा का वैसा है, तो मैंने इस फॉर्मूले में भी 3 नंबर पे नोट लगाया है, और वैसा का वैसा ही है। तो इसमें देखो सबसे पहले सब्जेक्ट सुमेलिता, इसके बाद में हेल्पिंग विल, अब नंबर 3 पे नोट लगाओ, बस इतना सा चेंज करना है। नंबर 3 पर हम क्या लगा देंगे, नोट। नोट के बाद में मेन वर्ब लिख देंगे स्पीक, स्पीक, वापस हम स्पीच लिख देंगे ऑब्जेक्ट,
इस प्रकार से हमारा बन गया। सिर्फ मैंने 3 नंबर पे क्या लगाया, नोट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सुमेलिता विल नॉट स्पीच इन द इंग्लिश। सिर्फ एक यहाँ चेंज किया है, यहाँ चेंज किया है, यहाँ ओनली इतना सा। नेगेटिव का नाम आते ही 3 नंबर पे नोट लग रहा है बस। अफर्मेटिव का अफर्मेटिव ही सेम का सेम अफर्मेटिव है, थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे ये देखो कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ये अफर्मेटिव था ना। अब देखो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने नहीं लगा दिया, नहीं पढ़ाऊंगा। तो देखो आई शैल टीच इंग्लिश, ये गलत है। आई शैल नॉट टीच इंग्लिश, आई शैल नॉट टीच इंग्लिश। क्योंकि नंबर 3 पर क्या लगाना है, नॉट। क्योंकि सूत्र ही ये कह रहा है सब्जेक्ट लिख दो, लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब लिखो, लिख दिया। इसका नोट लगाओ, ये लो। और मेनू की फर्स्ट फॉर्म टीच ऑब्जेक्ट लिखो, इस प्रकार से ये बन गया। ये आपका नेगेटिव होगा, इस प्रकार से समझ में आया। अब देखो इंट्रोगेटिव, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। नंबर 3 पर आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या बदलाव करना है, सबसे पहले तो आपको देखो, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था, इसके बाद नेगेटिव देख लिया। अब देखो ये नोट मिटाना है, नोट यहां से मिटा दो, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में ये तो कंफर्म है कि नोट नहीं आएगा, नोट ओनली नेगेटिव में आएगा, तो नोट हमने मिटा दिया। अब ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का बन गया ना। अरे ये सकारात्मक वाक्य बन गया, जो हमने पहले पढ़ा था वो बन गया ना। अब इसमें क्या चेंज करना है कि ये हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट को इसके बाद में लिख देंगे, बस इतना सा बदलाव करना है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में सब्जेक्ट, और ये ऐसा का ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सा चेंज करना था कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग लिखना है, बाद में सब्जेक्ट, बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इससे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि सुमेलिता अंग्रेजी में भाषण नहीं बोलेगी, नई शब्द हम मिटा देंगे। इसके पहले हम क्या शब्द लगा देंगे कि क्या क्या सुमेलिता अंग्रेजी में भाषण बोलेगी, ये लो, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इतना सा चेंज करना है। यहाँ क्या शब्द लगाते हैं ये प्रश्नवाचक बन जाएगा कि क्या सुमेलिता अंग्रेजी में भाषण बोलेगी। तो इसका इंग्लिश में बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो देखो ये विल था, इस विल को यहां से उठाओ और पहले लिखो, क्योंकि इसने कहा कि पहले हेल्पिंग लिखो भाई, तो मैंने हेल्पिंग पहले लिख दिया। इसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, ये लो मैंने विल के बाद में सब्जेक्ट लिख दिया सुमेलिता। इसके बाद में कह रहा है कि मैंने की फर्स्ट फॉर्म लिखो, इस नोट को मिटा देंगे, तो हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया स्पीक। स्पीक बाद में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो स्पीच इन द इंग्लिश, इस प्रकार से ये बन गए विल सुमेलिता स्पीक स्पीच इन द इंग्लिश। सबसे पहले हेल्पिंग रख दिया। इसी में भी ऐसे चेंज करते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, नई शब्द को मिटाओ क्योंकि नेगेटिव में नहीं आएगा तो काम ही नहीं। यहां क्या लगा दो कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाओ। तो इसके बाद में देखो सबसे पहले इसे हेल्पिंग को पहले ले लेंगे, मैंने यही तो कहा था इसे हेल्पिंग को सब्जेक्ट से पहले ले लो। तो इसे सेल को मैं यहां ले लेता हूं, सेल सेल हेल्पिंग अब आ गई, आई सब्जेक्ट आ गया, नोट इसमें आता नहीं तो ये था दो। इसके बाद में मेनोर की फर्स्ट फॉर्म टीच ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इस प्रकार से ये बढ़ गया। ओके, कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट टीच इंग्लिश। ओके, अब देखो लास्ट का 4 नंबर पे जो आता है वो आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो देखते हैं। ये समझ में आ गया, इसमें सिर्फ चेंज किया है, इसमें एक तो नोट नहीं लगाया। नंबर 2 पर बात है सब्जेक्ट को बाद में, हेल्पिंग को पहले, इतना सा चेंज किया है हमने। नंबर 4 पर देखो हमारा जो है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नोट का प्रयोग भी होगा। ये देखो
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाएगा और नोट का प्रयोग भी होगा, क्योंकि नोट का इसलिए होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव नाम है। तो देखो ये सब हेल्पिंग ऑफ की सब्जेक्ट थी, मैं फर्स्ट फॉर्म थी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव का था। अब इसमें नेगेटिव आ गए, तो नेगेटिव आ गए तो 3 नंबर पे नोट लगाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, नंबर 3 पर नोट। और ऐसा कैसा आएगा, प्लस मैंने फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले को देखो कि क्या सुमेलिता अंग्रेजी में भाषण में बोले कि ये इंट्रोगेटिव था। अब इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या सुमेलिता अंग्रेजी में भाषण नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी, ऐसा हो जाएगा। बस इतना सा चेंज करना है। इसे प्रश्नवाचक नकारात्मक बढ़ाने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना है, यहाँ नई शब्द लगाना है। तो देखो इसकी अब फॉर्मूले के अनुसार हम इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ विल लगा दिया मैंने, ऐसा कैसा उतार दिया, क्या होता है सब्जेक्ट मैंने सुमेलिता रख दिया। अब कह रहा है नंबर 3 पे नोट लगाओ, तो ये लो नोट लगा दिया। नोट के बाद कह रहा है मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखो, ये स्पीक ऐसा कैसा लिखा हुआ है। इसके बाद में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो, तो ये लो स्पीच इन द इंग्लिश। इस प्रकार से ये बन गया। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग में लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, 3 नंबर पे नोट लिख दिया, मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको भी हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। नकारात्मक क्वेश्चन आ सके, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, ओके, नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ सूत्र के अनुसार लिख दिया, सब्जेक्ट रख दिया, नंबर 3 पर नोट, ये लो, मैंने फर्स्ट फॉर्म टिक रख दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये लो। इस प्रकार से ये बन गया कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, कि सेल आई नॉट टीच इंग्लिश। इस प्रकार से हमारा जो फ्यूचर सिंपल टेंस था उसके 4 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट क्या है ये बात समझो कि एक सेंटेंस अफर्मेटिव जैसे मान लो, उस अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं होता, नेगेटिव में नोट का प्रयोग हो जाता है, 2 सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, नोट का प्रयोग नहीं होता। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और नोट का प्रयोग भी हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेम से है, एक दूसरे से मिलते जुलते है। एक फॉर्मूला याद हो गया ना, तो उसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग करते जाओ और अपने आप याद हो जाएगा। तो फ्यूचर सिंपल टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम कल पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हमारी फर्स्ट क्लास फ्यूचर सिंपल टेंस की पूर्ण हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए प्लीज। अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।